हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं सी टेट यानी सेंट्रल टेट 2026 की तैयारी। और आज होगा हम लोगों का एक नया चैप्टर। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये पूरा सीरीज ही है वन शॉट लेक्चर सीरीज, जहाँ पे हर वीडियो में आप लोगों को एक पूरा चैप्टर, उसका क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड लास्ट में एक सरप्राइज आप लोगों को जरूर मिलेगा हर एक लेक्चर्स के साथ। एंड हर एक लेक्चर सीटेट फोकस्ड ही है। जितना आप लोगों के सीटेट का सिलेबस है वहां से ही हम लोग पढ़ाते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं जितना आप लोगों को जरूरत है। यानी 6 to 8 लेवल का पेपर 2 जो होगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स जिन लोगों का पेपर 2 है, उसमें से हम लोग पेडागोजी एंड डोमेन वाला सब्जेक्ट बोथ कवर करेंगे। ठीक है। बिना किसी देरी के आज हम लोगों का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा। ये लेक्चर आप लोग देख ही सकते हो अभी टाइमलाइन में कि थोड़ा सा लंबा है। आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके देखिए, लेकिन इस चैप्टर में मैंने पूरा बेसिक केमिस्ट्री जो होता है क्लास 6 to 8 लेवल का, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, ये चैप्टर होगा पूरा ही जो बेसिक केमिस्ट्री पोर्शन होता है क्लास 6 to 8, यानी आप लोगों के पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये हम लोगों ने पूरा केमिस्ट्री को कवर कर लिया है सिर्फ एक वीडियो में। सिर्फ एक वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये मुझे पता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मुझे ये पता है कि ये वीडियो लंबा चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा स्लाइड्स मैंने खुद बनाया है। इस लेक्चर सीरीज का स्लाइड्स भी मैंने बनाया है। मुझे पता है कि कितना स्लाइड्स आने वाला है अभी। ये बहुत ही लंबा चलेगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग हैरान नहीं हो जाओगे, तुम लोग परेशान नहीं हो जाओगे, तुम लोग थकोगे नहीं, आराम से ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करोगे। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, लास्ट कुछ ईयर्स के अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा लो तो इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन्स आए हैं। सम ईयर्स दिस क्वेश्चंस वर मच मच मोर। ठीक है। जैसे कि 2016 में अगर तुम लोग 16 का पीवाईक्यू उठाओगे, वहाँ पे 8 क्वेश्चंस आया है। दैट इज हाईएस्ट फ्रॉम एनी चैप्टर इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में इसी चैप्टर में जो आज का लेक्चर का जितना भी कंटेंट रहेगा, इसी से 8 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं। किसी किसी साल में 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ इसी लेक्चर में। सपोज मान लो ये लेक्चर जितना भी बड़ा है, अगर तुम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया, मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड वंस यू कंप्लीट ऑल ऑफ इट, जस्ट यू हैव टू मेक नोट्स। शायद आप लोग वीडियो के साथ साथ ही नोट्स बना सकते हो एंड जस्ट रिवाइज इट वंस। आप लोगों को 3 to 4 क्वेश्चंस गारंटेड कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये रहा हम लोगों का इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग मेन कंटेंट के ऊपर जाएंगे, जो इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। ठीक है। चलो, सबसे पहले ही मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिसका कुछ भी मास है, शायद वो बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब लाइट वेट है, फेदर के जैसे कुछ लाइट वेट भी हो सकता है, या फिर बहुत ही भारी एक चीज हो सकता है। लेकिन अगर उसका कुछ भी मास है, अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो हम लोगों के आसपास पे एनवायरनमेंट में कोई जगह उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, तभी उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। सॉरी। मैटर कंसिस्ट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है। मूविंग पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं? शायद आप लोगों को ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्यों सॉलिड को भी मूविंग पार्टिकल्स बोल रहा हूँ। चलो, लिक्विड और ग्लास के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो वो मूव कर सकता है, लेकिन सॉलिड्स भी क्या मूव करते हैं? सॉलिड्स के पार्टिकल्स भी क्या मूव करते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाँ, सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। ठीक है। सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, हाँ। हालांकि उन लोगों के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है, इसलिए लगता है कि वो टाइट पैक्ड है, लेकिन वो भी बहुत हल्के हल्के मूव कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि वो बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं, जैसे कि सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स में मान लो उतना भी टाइट पैक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइट पैक तो है, थोड़ा सा तो पैकिंग है। गैस में भी शायद वो रैंडम है, बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच क्या रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेगा। तो टोटल हम लोगों का 5 रिकॉग्नाइज स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं। 5 रिकॉग्नाइज स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। यह लोअर क्लासेस में हम लोग
पढ़ते थे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही है, ठीक है। इन सबके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं तुम लोगों को कैटेगराइजेशन समझा रहा हूँ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो पढ़ते ही है। उसके साथ साथ अभी हम लोगों को और भी पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में एंड बीईसी के बारे में, यानी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में। एक एक करके हर एक चीज को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के साथ। सॉलिड स्टेट में क्या है, हम लोगों को पता ही है कि उसका एक डेफिनिट शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक डेफिनिट शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट। एक सॉलिड चीज को तुम तोड़ के मरोड़ के वो अगर टूट जाता है तब उसका शेप चेंज होगा, लेकिन नॉर्मली अगर उसको विदाउट ब्रेकिंग इट हम लोग उसको ज्यादा उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। शायद उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, शायद उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उन सॉलिड्स में नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी है, मतलब ज्यादा कॉम्प्रेस हम लोग नहीं कर सकते, वरना ये टूट जाएगा। टूटने के बाद तो चलो खैर वो अलग ही बात हो गया कि वो तो शेप चेंज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन देयर शेप, ठीक है। अगर कोई फोर्स उसके ऊपर गिरता भी है, जैसे ही फोर्स रिलीज होगा तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। सो सॉलिड्स दे हैव अ टेंडेंसी टू, जैसा उसका ओरिजिनल शेप है, जैसा उसका ओरिजिनल साइज है, वैसा ही रहे। आउटसाइड फोर्स लगने पर भी जब वो आउटसाइड फोर्स चला जाएगा, जैसे ही चला जाएगा वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट दे आर रिजिड, ठीक है। बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही टिकाऊ होता है, क्योंकि वो ऐसा होता है इसलिए अगर ज्यादा फोर्स देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ऑन अप्लाइंग फोर्स दे में ब्रेक एंड इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है। शेप चेंज करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ज्यादा फोर्स देने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स के बारे में ये पता है हम लोगों को कि वो डेफिनिट वॉल्यूम है, लेकिन उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है। जैसे ही कंटेनर में रखोगे वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। सपोज तुम्हारे पास, मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ml पानी है, 100 ml पानी है, उसको अगर तुमने एक पतली सी ग्लास में रख दिया तो ऑब्वियसली ग्लास का जो शेप है वो उसको ही उस मतलब वो उसका ही शेप ले लेगा। लेकिन उसको अगर तुमने बहुत एक बड़े पतीले में रख दिया तो वो बड़ा पतीला का शेप ले लेगा, ठीक है। ऐसा ही है। नेक्स्ट लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप, ठीक है। क्योंकि वो फ्लो कर सकता है तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाएगा वो अपना शेप भी चेंज करेगा, ठीक है। ये नॉन रिजिड कहलाता है एंड इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का और भी एग्जांपल है, मतलब फ्लूइड्स में दो चीजें ही गिरता है, लिक्विड्स एंड गैसेस, दोनों ही चीज गिरता है फ्लूइड्स में। सो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सेइंग कि फ्लूइड्स में कौन कौन गिरता है, लिक्विड्स एंड गैसेस। फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, जो फ्लो कर सकता है, जो किसी और का शेप ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस में क्या है कि इन लोगों का ना ही फिक्स्ड कोई वॉल्यूम है, ना ही कोई डेफिनिट शेप है। अगर उसका एरिया कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन कोई वॉल्यूम उसका डेफिनिट नहीं होता, ना ही शेप होता है, वो तो हम लोगों को पता ही है। जो गैसियस पार्टिकल्स होता है दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, वो हर वक्त दौड़ते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। दे कंटिन्यूअसली हीट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सपोज मान लो कि ये कंटेनर है, उसमें बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। सो ये रैंडमली रैंडमली इधर से इधर जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही जाएंगे तो कभी कभार ऐसे वॉल्स में भी टकराते हैं और कभी कभार एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। सो यही बोला है। नेक्स्ट क्या बोला है, द प्रेशर एक्साइटेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर क्या है इस गैस का, उसका मतलब क्या है कि जो वॉल्स है, जो आउटसाइड वॉल्स है, जो कंटेनर का वॉल्स है, उसमें कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, उसमें कितना धक्का जनरेट हो रहा है जब ये एक गैस मॉलिक्यूल्स आके धक्का दे रहा है। सो दैट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर एंड लोअर, गैस इज हायर, अच्छा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर एंड लोअर फॉर सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स में डिफ्यूजन उतना ज्यादा नहीं होता, गैसेस में सबसे हाईएस्ट होता है डिफ्यूजन। मतलब सपोज मान लो कि तुमने रूम के एक एक कॉर्नर पे तुमने अगरबत्ती जलाई है, तो तुम दूसरे कॉर्नर में थोड़ी देर बाद जाओगे और मतलब स्मेल लेने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली पूरा ही रूम में ये जो स्मेल है वो स्प्रेड हो जाएगा। ये जो स्प्रेड होने का क्षमता रखता है कोई कोई चीज, उसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। जो प्रोसेस होता है उसका नाम है डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में क्या रहता है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा एनर्जी एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स कहलाता है प्लाज्मा।
ठीक है। दिस प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। प्लाज्मा को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। प्लाज्मा क्या होता है, जो हमारे आसपास जो गैस है, या फिर अगर मान लो तुमने प्लाज्मा जनरेट किया और एक ऐसे चीज में उसको बंद कर दिया जिसके अंदर एक गैस है, तो वो क्या करेगा, गैस में टकराएगा, और गैस को जैसे ही टकराएगा तब वो लाइट देना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, लाइट देना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मा है ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक एक पार्टिकल होता है। जैसे ही वो धक्का देगा किसी गैस को, तो वो उसका भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब वो ब्राइटली जलने लगेगा। ठीक है? जैसे कि हम लोगों के पुराने फ्लोरोसेंट बल्ब जो होते हैं, जिसको हम लोग ट्यूब बल्ब्स भी बोलते हैं, उसमें ये फेनोमेनन यूज़ होता है। ठीक है? फिर नियॉन साइंस में यूज़ होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि नियॉन साइंस में नियॉन गैस कोई रहता है, एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन्स हीलियम गैस। अच्छा, सॉरी। मतलब नियॉन जो साइन बल्ब होता है, उसमें उसके अंदर जो होता है वो नियॉन गैस रहता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हीलियम गैस रहता है, एंड अदर गैसेस भी रह सकता है। ठीक है? सिर्फ गैसेस कौन सा रहता है, ये इसके बारे में ही है। और क्या बोला है, जब प्लाज्मा है वो ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द गैस। कैसा गैस यूज कर रहे हो उसके ऊपर उसके कलर पे डिपेंड करता है। इट ऑकर्स एट हायर टेम्परेचर्स 5530 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? प्लाज्मा किस टेम्परेचर में आता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर में, 5530 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बहुत ही ज्यादा एनर्जी पार्टिकल्स रहेगा, इसीलिए तो वो लाइट के तौर पर उस एनर्जी को रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट किया दिया है, द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन। ठीक है? क्यों स्टार्स को इतना हम लोग ब्राइट देख सकते हैं, जैसे कि मून को या फिर सन को क्यों ब्राइट देखते हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा होता है उनके मतलब की वजह से वो इतना ज्यादा हीट हो जाता है, इतना ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाता है, इसलिए ये सन एंड स्टार्स जो होता है वो ग्लो कर देता है। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है ये? दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है? इसको कैसे बनाया जाता है, बट और कैसे मतलब किस पोजीशन में रहता है, किस कंडीशन में ये फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ अ गैस जिसका डेंसिटी बहुत ही लो हो, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। मतलब नॉर्मली अगर नॉर्मल जो हम लोगों के आसपास का एयर है, उसका उसके डेंसिटी से 1/1000 पार्ट, मतलब 1000 भाग से एक भाग हम लोग लेंगे। ठीक है? सिर्फ वो डेंसिटी का जो गैस होगा, ऐसे डेंसिटी का बहुत ही कम, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का एक गैस को अगर हम लोग सुपर कूल कर देंगे, सुपर कूल मतलब सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही -200 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसको ले जाते हैं, तब हम लोगों का फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मतलब स्टेट ऑफ मैटर। इसको सिर्फ अच्छी एक्सट्रीम केसेस में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट जो है, हम लोग करेंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हैं। अभी 5 स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 3 स्टेट के ऊपर ही फोकस करेंगे, जो कि होगा लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है? जैसे सॉलिड से अगर हम लोग गैस में जाएंगे, तब उसका नाम होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में आएंगे, तब भी उस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। ठीक है? सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो वो होगा फ्यूजन। ठीक है? फ्यूजन या लिक्विफिकेशन। और लिक्विड से और सॉलिड में आएंगे, तब हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन। सिमिलरली लिक्विड से अगर गैस में जाएंगे, तब हो जाएगा वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और गैस से अगर लिक्विड आएंगे, मतलब वेपर से अगर लिक्विड आ जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। ठंडा करने पर ऐसा होता है। ठीक है? अभी ये जो इंटर कन्वर्जन होता है, वो किस किस इफेक्ट से होता है? जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि ठंडा करने से गैस से लिक्विड आता है, या फिर और भी अगर ठंडा करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, जैसे बर्फ बनता है। ठीक है? तो ऐसे ही कुछ कुछ इफेक्ट्स होते हैं। कौन सा इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है? हम लोगों को 2 इफेक्ट पढ़ना है। एक होगा टेम्परेचर, एक होगा प्रेशर। अभी इन दोनों मतलब ये जो 2 इफेक्ट्स है, इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं, और कैसे मैटर चेंज होता है, उसका स्टेट कैसे चेंज होता है इन दोनों के इफेक्ट पर। ठीक है? सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या दिया है? जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये कैसे डिक्रीज होता है? अगर इम्प्योरिटीज रहता है, तब ये डिक्रीज हो जाता है। याद रखना। ऐसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोगों को पता है कि जो बर्फ होता है, बर्फ मतलब आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना। ठीक है?
आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस से वाटर कब होता है? आइस से वाटर एट 0 डिग्री, ये याद रखना है हम लोगों को। लेकिन अगर आइस में इम्प्योरिटीज है, अगर वो बर्फ में इम्प्योरिटीज है, तो ये 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा, 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाते हैं उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। नेक्स्ट, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में, ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट में, मतलब 0 डिग्री, सपोज बर्फ के मामले में 0 डिग्री सोच लो कि अगर मेरे पास 1 kg बर्फ है, पानी से बना हुआ बर्फ है, उसको अगर मुझे लिक्विड बनाना है सिर्फ 0 डिग्री में रख के ही, उसको हम लोग उससे ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, उसको ज्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे 0 डिग्री में ही रख के उसको मेल्ट कराना है, तो जितना हम लोगों को हीट चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये सब डेफिनेशन से आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चंस आता नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक बेसिक सरफेस लेवल में ही जाना है। कोई अगर यहाँ पे केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ मतलब टीचर्स है, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे लेटेंट ऑफ द फ्यूजन और भी इन डेप्थ में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को सीटेट के लिए सिर्फ बेसिक्स ही चाहिए, तो बेसिक लेवल में ही हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द टेम्परेचर विद लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाता है किसके रहने से? इम्प्यूरिटी रहने से। कुछ अगर इम्प्यूरिटी रहता है तो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज्यादा हो जाता है। इसको मैं मेल्टिंग पॉइंट दे देता हूँ। और एक चीज भी लिख देता हूँ कि सपोज वाटर से वेपर कब होता है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर इसको वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो ट्रायंगल वाले डायग्राम से हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, और भी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। कैसे? द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड डिक्रीजेस इन ह्यूमिडिटी। ये क्लास 10 वाले चीज से हम लोगों ने ये वाला उठाया है, क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से है। एवापोरेशन मतलब किसी सरफेस से वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज मान लो तुमने अपना कपड़ा भिगो के या फिर कपड़ा धो के सुखाने के लिए दिया, तो वो कैसे सूख जाता है? क्योंकि वहाँ का जो वाटर रहता है, जो कपड़े में वाटर लगा हुआ रहता है वो एवापोरेट कर जाता है। अब ये एवापोरेशन किसके वजह से बढ़ सकता है? सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ेगा, अगर विंड स्पीड बढ़ेगा तो भी एवापोरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो एवापोरेशन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब ही है कि आसपास में हमारे एनवायरनमेंट में कितना पानी है। अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाता है, तो और पानी हम लोग मतलब जो एनवायरनमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो वो कपड़े में जो पानी रहता है वो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, जितना एनर्जी चाहिए 1 लीटर वाटर को वेपर बनाने के लिए, वहां पे क्या था? 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि 1 लीटर वाटर को वेपर बनाने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहां पे था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन। वो हम लोगों ने देखा ही था, सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर गैस से भी सॉलिड आता है तब भी उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। जो सब्सटेंस सब्लिमेशन कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। एग्जाम्पल कैसा है? नेप्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, आयोडीन है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेट। नेप्थलीन जो हम लोगों के घर में रहता है, कैम्फोर भी और एक एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, कैम्फोर। ठीक है, नेप्थलीन जो हम लोग के घर में रहता है, नेप्थलीन क्या होता है? नेप्थलीन कुछ दिन बाद हम लोग देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली गायब हो जाता है, कोई लिक्विड फॉर्मेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली सॉलिड से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब वेपर बन जाता है। सो इसी प्रोसेस को अगर सब सब्सटेंस नहीं कर पाते, सब सब्सटेंस मिडिल में लिक्विड होके ही गुजरते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बनेंगे, फिर लिक्विड से गैस बनेंगे, लेकिन कोई कोई सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन कर सकता है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन सकता है। उन सब सब्सटेंस को हम लोगों ने नाम दिया है सब्लिमेट बोल के। ठीक है, तो ये सब था तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्लासिफिकेशन से जाने से पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
याद रखना इफेक्ट ऑफ प्रेशर में एक चीज याद रखना कि प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना पार्टिकल्स क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स अगर क्लोज आना स्टार्ट हो गया तो फिर कैसे जो हम लोगों का स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाएगा। सपोज मान लो कि गैस है, गैस में अगर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, वो अपने आप आसपास आ जाएगा। पार्टिकल्स पार्टिकल्स अगर थोड़ा सामने सामने आ गया तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड में अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो और भी पास आ जाएंगे पार्टिकल्स, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे हो सकता है। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो गैस से डायरेक्टली हम लोग लिक्विड हम लोगों को मिल सकता है। ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, ये प्रोसेस यूज होता है हम लोगों के घर के जो एलपीजी टैंक्स रहते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, अच्छा, यही सब है। और एक तुम लोग एग्जांपल लिख सकते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नाम हम लोग ने दिया है ड्राई आइस। ठीक है, ये क्या है, ये ड्राई आइस नॉर्मली एक सेफ कंटेनर में, प्रेशराइज कंटेनर में रहता है। ठीक है, जैसे ही उसका मतलब ज्यादा प्रेशर में उसको रहना है, जैसे ही हम लोग उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रेशर में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। ड्राई आइस इज सॉलिड, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डायरेक्टली टू गैस बन जाता है, डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू गैस। याद रहेगा, यही सब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ से ही मैं पूरा तुम लोगों को समझा दूंगा, एक एक चीज ध्यान से सुनना। ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, सरफेस लेवल में ही है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आने का चांसेस भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझना है ताकि चैप्टर समझ सके। मैटर जो है वो मतलब हमारे आसपास का हर चीज है जो जिसका मास है और वो कुछ कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अभी मैटर को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो हो गया प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक तरह का ही चीज रहेगा, और एक हो गया मिक्सचर। ठीक है, दो तीन तरह के चीजें मिक्स करके रहेंगे। लिखा ही है कंटेन्स ओनली वन सिंगल कंपोनेंट और सब्सटेंस, या फिर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, अभी पहले प्योर सब्सटेंस वाला पूरा हम लोग देख रहे हैं। प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हो गया एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स ही होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब समझ लो। और एक हो सकता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर वाटर में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है एंड ऑक्सीजन रहता है, लेकिन वाटर का कंपोजिशन थ्रू आउट एक ही जैसा है। सो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, याद रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे मेरे घर से वाटर लिया, उसमें भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही रहेगा, उसका फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा। और अगर तुमने तुम्हारे घर से लिया, उसका भी वाटर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, उसमें भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही रहेगा। अगर उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो वो तो अलग ही चीज बन गया, वो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। या फिर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो फिर तो और ही चीज बन गया, OH नेगेटिव बन, वो तो अलग ही चीज हो गया ना। लेकिन अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, चाहे कहीं भी दुनिया से कहीं से भी लूं, उसका सेम ही कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट एंड थ्रू आउट। सो इसीलिए इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। ठीक है, अभी गैसेस भी हो सकता है, H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक साथ रहता है, O2 गैस, N2 गैस, दीज आर ऑल्सो कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर सेम एलिमेंट का ही दो एटम है, लेकिन है तो दो एटम ना, इसलिए हम लोग इसको कंपाउंड्स में बोलते हैं। अगर सिर्फ एक ही एटम रहता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिर्फ एक अगर है। अभी उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में। मेटेलॉइड्स मतलब सेमी मेटल्स, दीज आर सेमी मेटल्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स का क्या डिफरेंस है वो हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे। लेकिन नॉर्मली जो हम लोगों का पीरियडिक टेबल रहता है, केमिस्ट्री में जो पीरियडिक टेबल रहता है, लेफ्ट साइड में मेटल्स रहता है,
एक्सट्रीम राइट में रहता है नॉन मेटल्स एंड मिडिल में एक जिगजैग लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स का या फिर मेटलॉइड्स का जोन। ठीक है, चल। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला था जो लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट टेबल है, सो यहाँ से यहाँ तक, इवन नहीं, एक्चुअली इधर से डायरेक्टली यहाँ तक ही, दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स। ठीक है, एल्युमिनियम इंक्लूडेड, दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स। ये जो लाइन है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमोनी, गैलियम, पोलोनियम, दिस इज द जिगजैग लाइन ऑफ मेटलॉइड्स। एंड जो रेस्ट रिमेनिंग चीजें हैं दैट इज द नॉन मेटल्स पार्ट, दिस इंक्लूडिंग, ये भी मेटल का ही पार्ट है, ये भी मेटल का ही पार्ट है, दिस इंक्लूडिंग इज ऑल्सो मेटल का ही पार्ट। ठीक है, सो ऐसे होते हैं जो हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, कुछ कुछ नॉन मेटल्स है एंड कुछ कुछ बहुत ही फ्यू देयर आर सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। ठीक है, चलो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में ही थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोगों का अर्थ का जो क्रस्ट है, मतलब हम लोगों के अर्थ में जो नेचुरली मिलता है उसमें से क्या क्या, मतलब हम लोग कितना कितना परसेंटेज में, या फिर सबसे ज्यादा कौन सा है। सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट इज सिलिकॉन, देन नेक्स्ट इज एल्युमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम का ऑलमोस्ट सेम होता है, फिर मैग्नीशियम एंड देन अदर्स। सो ओवरऑल सबसे ज्यादा अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सोडियम। ठीक है, बाकी जब एलिमेंट्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स हम लोगों के बॉडी में ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, वो भी मिलता है, जैसे आयरन मिलता है ट्रेस अमाउंट्स में। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ और बॉडी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, मतलब जो ऑर्डर भी है वो भी डिफरेंट है एंड जो एलिमेंट्स भी है वो भी डिफरेंटली ही है। सो इसको याद करना जरूरी है, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, इवन बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सब चीजें आते हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है। सो अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में मतलब हम लोगों के सॉलिड स्टेट में पाया जाया हुआ, लोगों के मिट्टी में मिला हुआ जो भी एलिमेंट्स है वो सब ये है। सो इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन अगर कोई अगर पूछ दे क्वेश्चन में, अगर सपोज इस बार क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, तब होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में रहता है, गैस पार्टिकल्स रहता है और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है, अगर अर्थ क्रस्ट पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर ह्यूमन बॉडी भी पूछे तब भी ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया एटम्स, मेटल्स। अच्छा, मेटल्स के बारे में और एक चीज याद रखना, या फिर एलिमेंट्स के बारे में और एक चीज याद रखना, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल। टोटल हम लोगों का कितना है? तो मैं लिख ही देता हूँ, 92 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। हम लोगों के पास टोटल 118 एलिमेंट्स होता है, उसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल। ठीक है, बाकी जितना भी है वो सब सिंथेसाइज्ड बाय मैन है, वो सब सिंथेसाइज्ड बाय मैन, हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, चलो मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला, मेटल्स क्या होता है? लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब वो शाइनी होता है। मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब मेटल को हम लोग अगर बहुत जोर जोर से मारेंगे तब वो क्या हो जाएगा? वो पतला शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, कैन बी बीटन इनटू शीट्स। डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब उससे हम लोग तार बना सकते हैं, उसको अगर हम लोग प्रेशर देके खींचेंगे तब वो तार बन जाएगा, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। बहुत गुड कंडक्टर्स रहता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है। उससे हम लोग ज्वेलरी बनवा सकते हैं, लस्ट्रस है क्योंकि। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर व्हाइल लीड इज द पोरेस्ट कंडक्टर। याद रख, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एक्सिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत छोटे से ही हम लोग ये सब करते आ रहे हैं, है ना। फिर नॉन मेटल्स के बारे में क्या है कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब मैलिएबल भी नहीं, डक्टाइल भी नहीं। क्या उसको हम लोग मार के शीट्स बना सकते हैं? नहीं। क्या उसको हम लोग खींच के वायर बना सकते हैं? नहीं। वो ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है। ठीक है,
उसका लस्टर नहीं रहता एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड मतलब कार्बन का एक मतलब डिफरेंट फॉर्म है। ग्राफाइट, ग्राफाइट भी कार्बन का ही एक डिफरेंट फॉर्म। एंड आयोडीन, आयोडीन भी लस्ट्रस होता है। सो लस्टर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लस्ट्रस, सिर्फ दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन में आता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। एंड आयोडीन जो है एलिमेंट, उसमें आप लोग लस्टर देख सकते हैं। ये जनरली सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं। एंड दे आर फॉर्म, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में ये सॉलिड्स या फिर गैसेस ही होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर, मैक्सिमम ऑफ देम आर गैसेस, कुछ कुछ सॉलिड्स रहता है। ठीक है, याद रहेगा। दीज आर ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग एक चीज याद रख सकते हैं। जो हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट रहता है मेटल्स का ज्यादातर, मतलब मेटल्स का नॉर्मली ज्यादा रहता है, एक्सेप्ट अ फ्यू मेटल्स जैसे कि मान लो पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, वो लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। सो ये सब तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेशियम, सॉरी, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर सॉफ्ट। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब फैक्चुअल है, ये सब चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये सब इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना सकता है। जो ऑक्साइड्स बनता है मेटल का, वो एल्कलाइन होता है या बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, नॉर्मली एल्कलाइन या बेसिक होता है, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स रहता है जैसे Al2O3 एंड ZnO, ये एम्फोटेरिक रहता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक भी है, मतलब बोथ एसिड की तरह भी बिहेव करता है एंड बेसिक की तरह, बेस की तरह भी बिहेव करता है। दीज आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक डिपेंडिंग ऑन वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। Al2O3 एंड ZnO, these are all examples of एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर एल्केलाइन और बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेसिस की तरह ही एक्ट करता है। नॉन मेटल्स जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स ही बनाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सल्फर। इस सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाता है। ये SO2 अगर वाटर के साथ डिजोल्व हो गया तब हो जाएगा H2SO, जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा। सो जो सल्फर होता है वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड्स ही देता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी कह सकते हो, जो फॉस्फोरस है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, उसको हम लोग वाटर में ही रखते हैं। वाटर में ही रखते हैं ताकि वो क्या हो जाता है, वो रिएक्ट ना कर ले। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट इन वाटर। ठीक है, क्योंकि वो एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैच कर लेता है फायर। लेकिन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है। मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है और ऑक्साइड्स देता है। हाइड्रोजन गैस देता है एंड इट विल गिव द रिक्वायर्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख ले, सपोज मेरे पास है सोडियम, इसके साथ अगर मैंने वाटर को रिएक्ट कर दिया तो वो देगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग को पता है कि दिस इज एसिडिक, सॉरी बेसिक, प्लस H2 गैस देगा एंड वाटर देगा, सॉरी नॉट वाटर, हीट देगा, हीट देगा। ठीक है, कैल्शियम जो है वो उतना विगोरसली वाटर के साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये विगोरसली करेगा एंड फायर कैच कर लेगा, दिस इज हैजर्डस। सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर, Ca डू नॉट कैच फायर, कैल्शियम डू नॉट कैच फायर। ठीक है, याद रहेगा। चल नेक्स्ट, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड्स। मतलब कुछ कुछ मेटल्स होता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो अगर, वो क्या करता है, वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस ही देता है। मतलब मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ही देता है। जो कम रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं रिएक्शन होता है, मतलब कुछ नहीं देता है, रिएक्शन ही नहीं होता। ठीक है,
तो कैसे हम लोग याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है या कम रिएक्टिव कौन है? इसके लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने की जरूरत है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी मतलब लीड, फिर आता है हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऊपर का है, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी है, हाइड्रोजन से लेफ्ट साइड में जितना भी है, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट कर ले तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा। अगर नीचे का मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सब अगर हम लोग दे दे एसिड्स के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसका और एक एग्जांपल तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, तुम लोगों को पता है कि दीज आर नॉन टार्निशिंग मेटल्स। इससे ज्वेलरी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं होता। हम लोगों के पसीने से, हम लोगों के एनवायरमेंटल कंडीशन से, हम लोग अगर नहाते भी है तो अगर कुछ सॉल्ट्स लग जाता है, कुछ एसिडिक वाटर भी लग जाता है तो भी इसको कोई खराब नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दो रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ अगर तुमने HCl का रिएक्ट कर दिया तो MgCl2 फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होता है। क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन अगर सेम सेम टाइम में तुमने कॉपर के साथ HCl अगर तुम लोगों ने रिएक्ट कर दिया, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज, अगर नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ तुम लोग काम कर रहे हो, HNO3 डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ है, मैंगनीज Mg एंड Mn के साथ है तो ही सिर्फ हाइड्रोजन गैस देता है, वरना वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। अच्छा, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस। कौन सा मेटल है ये तुम लोगों के मतलब जानने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम लोगों के पढ़ाई के स्कोप से बाहर है, सीटेट के स्कोप से बाहर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मेटलॉइड्स क्या है हम लोगों को पता ही है। नॉन मेटलॉइड्स आर जो कि they possess the properties of metals and non-metals, like they are metallic in nature but also they have non-metal के जैसा behavior also। ठीक है, बहुत ही few नंबर में है। जर्मेनियम, गैलियम एंड सिलिकॉन का एग्जांपल है यहाँ पे। तो हम लोग कार्बन को भी पकड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो दिया था, सॉरी, बोरोन को तुम लोग पकड़ सकते हो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, एंटीमोनी को भी तुम लोग पकड़ सकते हो, टेलरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम वैसे रेडियो एक्टिव है तो ये हम लोग उसको यूज ही नहीं करते। दीज आर ऑल हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम को, गैलियम के बारे में लिखा हुआ ये जी, मैंने गैलियम लिखा था ना यहाँ पे। हाँ, गैलियम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आर्सेनिक भी यूज होता है, एंटीमोनी भी यूज होता है। ठीक है, चलो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, मेटलॉइड्स में थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। सॉरी, फिर से आ गया। कंपाउंड्स के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया था। कंपाउंड्स जैसे कि हम लोगों ने बोला था ना, वाटर हो गया, वाटर के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो ये सब चीजें हैं। अभी हम लोग देखेंगे कॉलॉइड्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं भूल रहा हूँ, एक चीज हम लोगों ने नहीं देखा है। हम लोगों ने सिर्फ प्योर प्योर सब्सटेंसेस ही देखा था। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मिक्सचर्स के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉरी, ये मेरे दिमाग से चला गया था। मिक्सचर्स के बारे में क्या है? मिक्सचर्स दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। हेटेरोजेनस का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। अभी थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा तो तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस का डिफरेंस क्या होता है। होमोजेनस मतलब सेम तरह का, जैसे कि सपोज मान लो तुमने वाटर लिया, वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। अभी वाटर में तुमने शुगर दे दिया, शुगर इज ऑल्सो कंपाउंड, दैट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। अगर दोनों को तुमने मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर बन गया। ठीक है, क्योंकि वाटर एंड शुगर रिएक्ट करके कुछ नया चीज नहीं बना रहे हैं, वाटर एंड शुगर रिएक्ट करके सिर्फ उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो उसी चीज में मतलब है, प्रेजेंट है। अगर तुम लोगों ने वाटर को बॉयल आउट कर दिया तो शुगर तुम लोगों के पास बच जाएगा, ऐसा है ना। सो ये जो शुगर एंड वाटर दो प्योर सब्सटेंस का हम लोगों ने मिक्सचर बना दिया, इसका अगर जब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरा सा घोल लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या हम लोग उसके पार्टिकल्स को अपने आंखों से देख सकते हैं? जी नहीं।
क्या हम लोग उसको ऐसे ही फ़िल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं? नॉर्मली अगर मान लो छन्नी से क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं चीनी मतलब शक्कर और पानी को? जी नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। सो इसीलिए क्या हो गया जो कंपोज़िशन हो गया वाटर एंड शुगर का पूरा ही सेम हो गया। सपोज़ मान लो तुमने एक जो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया तुमने वहाँ से एक साइड से तुमने 1 चम्मच खा लिया, ठीक है? सो तुम्हें थोड़ा-थोड़ा मीठा लगा। सपोज़ मान लो तुमने दूसरे साइड से 1 चम्मच खा लिया, क्या तुम्हें वो मीठा नहीं लगेगा? ज़रूर लगेगा। जितना मीठा इस साइड से लगेगा, उतना मीठा उस साइड से भी लगेगा। सो दीज़ आर ऑल एग्ज़ाम्पल्स मतलब दीज़ आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ कि क्या होता है, जब कोई चीज़ यूनिफ़ॉर्मली मिक्स आउट हो जाता है, तब वो समान तरीके से हर जगह पे प्रेज़ेंट रहता है। इसी को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर का एग्ज़ाम्पल है सॉल्यूशंस, ठीक है? होमोजेनस मिक्सचर का एग्ज़ाम्पल है सॉल्यूशंस हो गया। एलॉयज़ हो गया। एलॉयज़ मतलब मेटल एंड मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर को हम लोग एलॉयज़ बोलते हैं। एलॉयज़ हो गया, ठीक है? ये सब हो गया एग्ज़ाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? इसका उल्टा, हेटेरोजेनस मिक्सचर में हम लोग अपने आँखों से ही देख सकते हैं कि वो हाँ, वो अलग-अलग हो गया। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, थोड़ा-सा रेत अगर तुम लोग पानी में घोलना चाहोगे, बहुत देर तक स्टर भी कर लोगे तब भी नहीं घुलेगा, ठीक है? तब भी नहीं घुलेगा। तो तुम लोग रेत का जो पार्टिकल्स है, सैंड का पार्टिकल्स है, वो तुम लोग आराम से अपने आँखों से देख सकते हो। सो दीज़ आर ऑल एग्ज़ाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। और एग्ज़ाम्पल जैसे रेत अगर एक साइड से तुम लोगों ने सपोज़ मान लो तुमने थोड़ा-सा मिक्स करके रख दिया। वहाँ से एक साइड से तुमने लिया है, सो जितना अमाउंट ऑफ रेत तुम्हारा निकलेगा, दूसरे साइड से अगर तुम लोग सेम अमाउंट मतलब सेम 1 चम्मच निकालोगे, तो सेम अमाउंट ऑफ रेत नहीं निकलेगा, थोड़ा-सा कम, थोड़ा-सा ज़्यादा निकलेगा। सो क्या हुआ इसका यूनिफ़ॉर्मली कंपोज़िशन सेम नहीं है। क्या इसको मैं फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए क्या मैं उसको प्यूरीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं उसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ? हाँ, आराम से एक छन्नी से तुम अगर प्यूरीफाई कर दोगे अच्छा क्वालिटी के छन्नी से, तो तुम्हारा जो रेत है, वो और जो पानी है, दोनों सेपरेट हो जाएगा। छन्नी के ऊपर रेत आ जाएगा, छन्नी के नीचे किसी दूसरे बर्तन में पानी आ जाएगा। सो तुम लोग नॉर्मली कोई फिज़िकल टेक्निक से भी तुम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, कोई केमिकल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। सो दीज़ आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर के एग्ज़ाम्पल्स है सस्पेंशंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सस्पेंशंस, कोलॉइड्स एंड अदर मिक्सचर जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर। सपोज़ मान लो सॉल्ट एंड शुगर को मिला दिया, दिखने में सेम ही लगेगा लेकिन फिर भी वो मिक्सचर ही है, सॉल्ट एंड शुगर मिक्स। दीज़ आर ऑल एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग फिर से हम लोगों के स्लाइड्स में चले जाएँगे। कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग थे कॉलॉइड्स में, ठीक है? चलो अभी कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉलॉइड्स अभी-अभी मैंने तुम लोगों को समझाया दिस इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में है, लिखा ही है। ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर कंटेनिंग 2 फेजेस। एक का नाम है डिस्पर्स्ड फेज, एक का नाम है डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा अगर याद होगा, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। सिमिलरली कॉलॉइड्स भी देखने में सॉल्यूशन जैसा ही है लेकिन वो एग्ज़ैक्टली सॉल्यूशन नहीं होता। वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता। उसका यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन नहीं होता। सो उसमें भी अगर जो चीज़ ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, जो चीज़ कम रहेगा, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज़। डिस्पर्स्ड फेज़ इज़ व्हाट इज़ डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस जो चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर डिस्पर्शन हो रहा है। द सब्सटेंस इन व्हिच डिस्पर्स्ड फेज़ इज़ डिस्पर्स्ड इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है? वही वही चीज़ से याद रखना, जिस चीज़ के ऊपर वो बोल रहा है, जिस चीज़ के ऊपर वो डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, डिसॉल्व तो होगा नहीं, डिस्पर्स होगा। जिस चीज़ के ऊपर डिस्पर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट का इक्विवेलेंट। नॉट सॉल्वेंट एक्ज़ैक्टली, सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन में चला गया, लेकिन सॉल्वेंट का अगर तुम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन में सोचोगे तो वो हो गया डिस्पर्जन मीडियम और सॉल्यूट का कोलॉइडल सॉल्यूशन में सोचोगे तो वो हो गया डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है? अच्छा, इस मिक्सचर में पार्टिकल साइज़ कितना रहता है? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये सब चीज़ें फैक्चुअल है, ये याद रखना।
दिस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, सो इसलिए लगता है कि वो हेटेरोजेनस नहीं है, वो होमोजेनस है, लेकिन है असल में हेटेरोजेनस, ठीक है। The particles do not settle down when left undisturbed, but these are stable. These particles are in the state of random motion called Brownian movement. Brownian movement. मतलब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉर्मली एक हेटेरोजेनस मिक्सचर का अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, रेत और पानी का। अगर रेत और पानी को तुमने बहुत देर तक घुलने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर तुमने उसको रख दिया, अनडिस्टर्बडली रख दिया, तो तुम लोगों को पता है कि जो रेत है वो नीचे आके सेटल हो जाएगा। जो पतीला है, जो बीकर है, उसके एकदम नीचे में आके वो सेटल हो जाए, ठीक है? सो ये हेटेरोजेनस कंपाउंड्स का, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स का एक खासियत है। लेकिन एक स्पेशल हेटेरोजेनस जो है, स्पेशल हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसको हम लोग कॉलॉइड्स बोल रहे हैं, उसका क्या है, अगर उसके पार्टिकल्स को तुमने नॉर्मली रख दिया ना, तो वो नीचे नहीं आएगा। वो नीचे नहीं आएगा, वो नीचे आके सेटल नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मली होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसका जो पार्टिकल्स है वो नॉर्मली किसी-किसी जगह पे घूमते ही रहेगा, नॉर्मली किसी मोशन में रहेगा ही, अपने आप ही किसी मोशन में रहेगा। इस मोशन का एक नाम दिया है, उस मोशन का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। याद रखना, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, अगर किसी लाइट बीम को अगर हम लोग उसके थ्रू पास करेंगे, सो उसका पाथ विजिबल हो जाएगा, यानी वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अगर तुम लोगों को याद नहीं टिंडल इफेक्ट क्या है, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। टिंडल इफेक्ट इज़, सपोज़ मान लो मेरे यहाँ पे दिस इज़ अ टम्बलर, एंड टम्बलर मतलब हाँ, टम्बलर में कुछ कॉलॉइड्स है। सपोज़ मान लो कॉलॉइड्स नहीं, एक सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, शुगर का एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है। इसमें से अगर मैं मतलब ये क्या बोलते हैं, लाइट को मारूँगा, मतलब एक टॉर्च के लाइट को मारूँगा, सो वो नॉर्मली पास हो जाएगा, नॉर्मली पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे ही टॉर्च के लाइट को यहाँ से पास हो जाएगा, तो मैं मतलब जैसे ही वो सॉल्यूशन में एंटर करेगा, तब हम लोग उसका पाथ जो है, लाइट का जो पाथ है, वो विज़िबल नहीं हो जाएगा, वो विज़िबल नहीं होगा। वो नॉर्मली इसको सिर्फ लाइट अप कर देगा, विज़िबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक कोलॉइड में उसको रख दूँ, कोलॉइड सॉल्यूशन में एक लाइट बीम को अगर मैं शाइन करूँ, सो कोलॉइड का पार्टिकल्स जो है वो क्या करेगा, वो उसको पूरा जो पाथ है, वो उसको डायरेक्टली मतलब दिखा देगा। वो पूरा पाथ जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। आस-पास में भी थोड़ा-सा लाइट लीक कर देगा, लेकिन जो पाथ ऑफ लाइट है वो हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वो और भी तुम लोग देख सकते हो दोपहर के टाइम में, सपोज़ मान लो दोपहर के टाइम में कहीं एक जो थोड़ा-सा छेद है घर के दीवारों में, वहाँ से जो लाइट आता है, लाइट में देखना कि आस-पास में जितना भी डेड स्किन्स पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसकी वजह से जो लाइट का जो अ, रे ऑफ लाइट है, उसका जो पाथ है, वो पूरा विज़िबल हो जाता है। उसमें से तुम लोग देख सकते हो, जो हमारे घर में जो धूल रहता है, वो उसको पूरा अच्छे से मतलब हम लोगों को दिखा देता है। सो दिस इज़ एन इफेक्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट, ठीक है? सो ये टिंडल इफेक्ट कोलॉइड्स दिखाता है, सॉल्यूशंस वैसे नहीं दिखाता, कोलॉइड्स दिखाता है, याद रखना। नेक्स्ट, the components of these mixtures cannot be separated by filtration by separation by special technique called centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन अगर तुम लोगों को नहीं पता है, सेंट्रीफ्यूगेशन है एक चीज़ होता है, जैसे कि मान लो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें कोलॉइड सब है। अभी इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को मैंने सपोज़ मान लो एक टेस्ट ट्यूब में दे दिया। टेस्ट ट्यूब में दे दिया, यहाँ पे सब एलिमेंट्स मतलब सब जितना भी पार्टिकल्स है यहाँ पे है। इसको क्या करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है सेंट्रीफ्यूज, उसमें अगर हम लोग डाल देंगे, सो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ऐसे-ऐसे गोल-गोल करके घुमाएँगे। ऐसे-ऐसे करके गोल-गोल करके घुमाएँगे। जैसे ही वो गोल-गोल घूमने लगेगा, क्या करेगा, एक फ़ोर्स इसके ऐसे आउटसाइड डायरेक्शन में गिरेगा। एक फ़ोर्स उसके आउटसाइड डायरेक्शन में गिरेगा। जो आउटसाइड डायरेक्शन में फ़ोर्स गिरेगा, उसकी वजह से जो-जो हेवियर पार्टिकल्स है, वो नीचे आके सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने एक्सटर्नल फ़ोर्स की वजह से। और जो वाटर या फिर जितना भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, डिस्पर्शन मीडियम का जो मतलब जो पार्टिकल्स रहता है, वो जो लाइटर पार्टिकल्स रहता है, वो ऊपर आ जाएगा। जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे चला जाएगा, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाएगा। इसकी वजह से 2 अलग डिस्टिंक्ट लेयर है, जिसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो ये नॉर्मल प्यूरिफिकेशन, नॉर्मल फ़िल्ट्रेशन से हम लोग उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे ही हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं
कोलॉइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम कौन सा अगर सॉलिड ही सॉलिड में डिस्पर्स्ड है तब हम लोग सॉरी तब हम लोगों को मिलता है सॉलिड सोल। जैसे जो कलर्ड जेमस्टोन्स होता है, बहुत सारा जेमस्टोन्स हम लोग देखते हैं ना, जो आर्टिफिशियल जेमस्टोन्स बनता है या फिर जो मिल्की ग्लास बनता है, जैसे तुम पुराने चर्चेस में जाओगे तो तुम लोग देख सकते हो कि वहाँ पे कलर्ड टाइप का ग्लासेस है। सो वो जो ग्लासेस है वो किससे बनता है, सॉलिड एंड सॉलिड का ही एक कॉलॉइड से, ठीक है। सॉलिड अगर लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो बनता है सोल, जैसे पेन्स, पेन्स, ठीक है। पेंट जो होता है वो सॉलिड ऑन लिक्विड कॉलॉइड्स होता है, ठीक है। वहाँ पे सॉलिड कलर का पार्टिकल्स एक डिस्पर्शन मीडियम में रहता है। नेक्स्ट, अगर सॉलिड गैस में है तो वो एरोसोल हो गया, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। अगर किसी चीज को जलाओगे देखना छोटा छोटा सॉलिड का पार्टिकल्स ही एयर में घूम रहा है। फिर नेक्स्ट इज गैस, अगर सॉलिड में है तब वो हो गया फोम। फोम जैसे हम लोगों का जैसे आजकल आ गया है फोमिंग फेस वॉश, ठीक है। ये सब हो गया है फोम, रबर, प्यूमी स्टोन, ये सब है क्या, गैस इन सॉलिड। प्यूमी स्टोन मतलब एक स्पेशल टाइप का स्टोन रहता है जिसमें बहुत सारा छेद रहता है। क्यों छेद रहता है, क्योंकि वो जब मतलब लावा जब होता है, लावा जब ठंडा होता है, स्टोन बनने के लिए जब लावा ठंडा होता है तब बहुत सारा गैस उसमें भर गया। सो मतलब सॉलिड में गैस अंदर चला गया तो वो ऐसा प्यूमी स्टोन बना देता है। अगर गैस लिक्विड में चला गया तब भी वो फोमे बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉथ हो गया, ठीक है। कॉफी के ऊपर जो फ्रॉथी चीज रहता है, व्हिप क्रीम हो गया, सोप हो गया, लेदर हो गया। सॉलिड अगर सॉरी लिक्विड अगर सॉलिड में हो गया तब वो लोग बोलते हैं जेल, जैसे कि चीज, बटर, चिलीज, दीज आर ऑल लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड ही मेन चीज है लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लिक्विड पार्ट है। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड हो गया तो वो इमल्शन हो जाता है, जैसे कि मिल्क, हेयर क्रीम, ये सब हो गया लिक्विड इन लिक्विड। फिर अगर लिक्विड इन गैस हो गया तब भी उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल, जैसे कि फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, हम लोगों का परफ्यूम, ये सब, ठीक है। परफ्यूम वर्फ्यूम भी लिक्विड इन गैस सोल्यूशन ही सॉरी कॉलॉइड्स ही होता है, याद रखना। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। टाइप ऑफ सॉलिड तुम लोगों को याद करना है, कौन सा किसका टाइप ऑफ सॉलिड्स है, और उसका एग्जाम्पल भी याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम लोग प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हेटेरोजेनस मिक्सचर है तब तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, जैसे कि बहुत सारा टेक्निक्स है, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। एक एक करके समझाता हूँ। हैंड पिकिंग, नाम से ही समझ आ रहा है, नॉर्मली हम लोग जो इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग हाथ से अगर सेपरेट आउट कर सकते हैं तो वो हो गया हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग मतलब ये सिर्फ वो जो ग्रेन्स होता है ना, तुम लोगों को पता है व्हीट, सपोज व्हीट का ग्रेन्स है, ठीक है। बहुत सारा ग्रेन्स है, सपोज ऐसा बहुत सारा व्हीट का ग्रेन्स है, ठीक है। बहुत सारा व्हीट का ग्रेन्स है, इसको क्या करेंगे, इसको एक चीज पे बीट करेंगे, इस ऐसे करके मारेंगे। जैसे ही मारेंगे तब क्या हो जाएगा, जो नॉर्मली छोटा छोटा दाना है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, उसको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इज उन्होंने थ्रेशिंग, ठीक है। विनोइंग, विनोइंग कैसा है, छन्ना, तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसा लंबा सा एक थोड़ा बर्तन जैसा कुछ होता है, वो बैम्बू का बना हुआ होता है, उसमें से हम लोग चावल को ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर उछालते हैं, ऊपर उछालते हैं, ऊपर उछालते हैं, नीचे गिरता है, ऊपर उछालते हैं, नीचे गिरता है चावल को। सो क्या हो जाता है, चावल में जितना कि ये कंकर रह जाता है वो नीचे गिर जाता है या फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, जिससे हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग मतलब वो वही वो फिर से छन्ना, जो ऐसा करके छन्नी रहता है हम लोगों का, छन्नी के ऊपर हम लोग डालते हैं, जो छन्नी के ऊपर इम्प्यूरिटीज रह जाता है, बड़ा बड़ा कंकर रह जाता है, और नीचे जो हम लोगों को चाहिए डिजर्ट प्रोडक्ट्स नीचे गिर जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब वही फिर से वही चीज एक बार हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। नॉर्मली उसको हम लोग रख देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, अनडिस्टर्ब उसको रख देंगे, वो अपने आप नीचे आ जाएगा, नीचे सब पार्टिकल्स सेटल हो जाएगा। दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में बोल। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन, अगर कुछ किसी चीज से नहीं होगा तो हम लोग फिल्टर कर देंगे, यानी एक फिल्टर पेपर से कर सकते हैं या फिर एक छन्नी से फिर से कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स या फिर दीज आर ऑल टेक्निक्स जिससे हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर को सेपरेट आउट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टेक्निक्स का नाम जानना जरूरी है, और टेक्निक्स में क्या क्या होता है वो जानना जरूरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होमोजेनस मिक्सचर को कैसे हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, पहला इवापोरेशन करके। एग्जाम्पल मैं पहले दे देता हूं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, जैसे डाई, ठीक है। डाई जो है
वो ऐसे मिलता है, डाई फ्रॉम सॉल्यूशन। सपोज मैंने दी, कैसे होता है एवापोरेशन करके, कैसे होता है? सपोज मेरे पास एक ऐसा चीज है, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट मान लो कि वो बॉयल होता है या फिर वो एवापोरेट होता है 100 डिग्री में, और सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ 60 डिग्री में एवापोरेट हो जाता है। तो नॉर्मली अगर मैं एक हीटर को 60 डिग्री में ही हीट करूँ तो सिर्फ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, मतलब वो वेपराइज हो जाएगा। जो सॉल्यूट है वो तो 100 डिग्री में वेपराइज होता है ना, लेकिन वो तो 100 डिग्री तक पहुंचा नहीं, वो तो मैंने 60 डिग्री पे मेंटेन करके रखा। 60 डिग्री में सॉल्वेंट उड़ गया, बचा क्या, मेरे पास सॉल्यूट है। सो हम लोग ऐसे करके, अगर मुझे सॉल्वेंट नहीं चाहिए उसको, अगर हम लोग उड़ा दे सकते हैं, अगर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसका, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है, तब हम लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ लिया है। ये एग्जाम्पल दे देता हूँ कहाँ पे यूज होता है। ये यूज होता है लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरीज में जो हम लोगों का डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होता है ब्लड टेस्ट के लिए, फॉर ब्लड टेस्ट, ठीक है। यूरिन टेस्ट में यूज होता है, ये सब चीज़ों में यूज होता है। फिर जो डेयरीज होता है उसमें होता है यूसेस। डेयरीज में क्या होता है, बटर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। फिर एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही इस्तेमाल होता है, ताकि वो जो धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स है, जो गंदा चीज़ें हैं, वो सेपरेट आउट होके बाहर निकल सके, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या करेंगे, अगर मिक्सचर ऐसा है कि एक चीज़ सब्लिमेट हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्या करेंगे। सपोज मान लो मैंने कैम्पोर, ठीक है, कैम्पोर एक सब्लिमेट है, वो सब्लिमेशन कर सकता है। कैम्फोर को मान लो मैंने रेत के साथ मिक्स कर दिया, रेत के साथ मिक्स कर दिया, अभी दोनों को लगेगा सेम, मतलब दोनों दिखने में सेम हो जाएगा। उसको मैं क्या करूंगा, एक ऐसा करके उल्टा करके एक ये दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, सेपरेटिंग फनल जो होता है, फनल में दे दूंगा, ठीक है। और एक बोल में ये जो मिक्सचर है यहाँ पे रख दूंगा। फिर उसको हीट करना, थोड़ा सा हीट करूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऊपर में भी कॉटन से प्लग करके दूंगा ताकि बाहर ना निकल जाए। एंड यहाँ पे एक ठंडा कपड़ा उसके आसपास में लपेट दूंगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, जो कैम्फोर है वो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से वेपर बनने की कोशिश करेगा, तो वो ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही ऊपर उठेगा ये ठंडा हो जाएगा, ठंडे की वजह से वो इस जो साइड्स है, साइड्स में ही चिपक जाएगा। ये जो फिल्टरिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल है, सॉरी फिल्टरिंग फनल है ये फिल्टरिंग फनल के साइड में ही ये चिपक जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। एमोनियम क्लोराइड और कैम्फोर का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि कैम्फोर, ठीक है, कैम्फोर एंड सपोज मान लो सैंड, ठीक है। कैम्फोर एंड सैंड का एग्जांपल अगर मतलब दे दूं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन से जिस जो सेपरेट आउट हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन से कौन सेपरेट हो जाएगा, पहले तो क्रिस्टलाइजेशन समझ लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, पहले क्रिस्टलाइजेशन को कैसे करते हैं। नॉर्मली एक सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया जिसमें एक सॉल्ट है एंड वाटर का एक सोल्यूशन है, तो पहले उसको हम लोग हीट करेंगे। हीट करते 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 जितना तक हो सके वाटर को हम लोग एवापोरेट कर देंगे, मतलब एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देंगे एक सॉल्ट का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक नॉर्मली क्या करेंगे, इसको हम लोग ठंडा कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा फास्ट अगर हम लोग को प्रोसेस चाहिए तो एक छोटा सा जो सॉल्ट है उसका अगर क्रिस्टल्स हमारे पास पहले से ही गिरा हुआ, मतलब पहले से ही है, सो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करके छोड़ देंगे, सपोज मान लो एक दिन के लिए छोड़ देते। एक दिन के बाद अगर कि तुम लोग देखोगे, सो वहाँ पे देखोगे कि पूरा क्रिस्टल्स जम गया है, ठीक है, जम गया है। सो उस क्रिस्टल्स जो जम गया है उसको हम लोग फिर सेपरेट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड भी बचेगा जिसका नाम होता है मदर लिक्विड। फिर मदर लिक्विड को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर जो क्रिस्टल्स है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर को हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। सी वाटर से हम लोग जो सॉल्ट मिलता है वो क्या होता है, पहले बॉईल करते हैं, फिर रख देते हैं, फिर वहाँ से क्रिस्टल्स अपने आप सेपरेट आउट होके निकल जाता है। नेक्स्ट करेंगे डिस्टिलेशन के बाद। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन में थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सपोज मान लो यहाँ पे बर्नर में एक फ्लास्क में हम लोगों के पास एक सोल्यूशन,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेपरेटिंग ट्यूब से एक कंडेंसेशन फनल में चला जाएगा, एक कंडेंसेशन फनल में चला जाएगा। इसको हम लोग जैसे बॉयल करेंगे, वेपर्स इसमें आ जाएंगे। वेपर्स अभी ये भी एवापोरेशन की तरह ही है, दोनों के बीच में डिफरेंस होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे वेपर्स को भी चाहिए, वेपर्स को भी चाहिए एंड जो नॉर्मल फ्लास्क में रहेगा वो भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका मुंह बंद कर देंगे, वेपर को उड़ने नहीं देंगे, वेपर को इस थ्रू में इस कंडेंसेशन चेंबर में लेके आएंगे। कंडेंसेशन चेंबर में क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से वेपर फिर से लिक्विड बन जाएगा एंड हम लोग उसको निकाल सकते हैं दूसरे बीकर में, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, जो नॉर्मली जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बॉयल होके वेपर बन के फिर से लिक्विड बन के दूसरे फनल में, दूसरे जगह पे, दूसरे बीकर में हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी है ऐसे पेपर, पेपर में भी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, ग्लास क्रोमेटोग्राफी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज देयर। अगर हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है, सपोज मैंने यहाँ पे किसी रंग का एक डॉट दे दिया, फिर उसको एक सॉल्वेंट में हम लोगों ने उसको रख दिया है, सॉल्वेंट में ऐसे करके टिल्ड करके रख दिया, सो वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट, मतलब ये सॉल्वेंट ऊपर उठना चालू कर देगा, ये सॉल्वेंट जो है वो ऊपर उठना चालू कर देगा एंड वो कैरी कर लेगा इस डाई को, इस पेंट को या फिर इस इंक को, वो कैरी कर लेगा, ठीक है। कैरी करने के बाद वो दोनों अलग अलग जगह पे सेपरेट हो जाएगा। अभी क्रोमेटोग्राफी ये बहुत ही बेसिक लेवल में मैंने समझा, क्रोमेटोग्राफी बहुत सारा है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, टीएलसी होता है, थिन लेयर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी का तो मैंने एग्जाम्पल ही दे दिया, ठीक है। सो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये आप लोगों को हम, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को पता ही है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, जैसे कि शेप, साइज, कलर, स्टेट में चेंज हो सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, ठीक है, नया सब्सटेंस कुछ फॉर्म होता है, उसका इंटरनल जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ वुड है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड दही बनना, दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। और भी तुम लोग बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो भी केमिकल चेंजेस ही है, ठीक है। ऑल केमिकल चेंजेस आर अकोम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन, उसका कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब कोई, मतलब मेटलर्जी मतलब प्योर मेटल मिलना एक ओर से, उसको ही हम लोग मेटलर्जी बोल। जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग, मैंने बोला था ना कि आज के क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिका, ये सब चीजें हैं, अभी वहां से अगर हम लोगों को बेनिफिशियली हम लोगों को कोई चीज निकालना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट में जो, जैसे सपोज मान लो अर्थ क्रस्ट में जो आयरन है, वो नॉर्मली आयरन की तरह नहीं रहेगा, वो किसी चीज में रहेगा, मतलब एक पोर में रहेगा, एक कंपाउंड में रहेगा। अभी उस कंपाउंड से हम लोगों को प्योर मेटल निकालना है। अभी ये जो प्योर मेटल निकालने का टेक्निक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। और बहुत सारा जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। अभी ये जो ऑपरेशंस है, ये डिपेंड करता है कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। अगर बहुत रिएक्टिव है तो नॉर्मली बहुत इजीली निकल जाता है, अगर कम रिएक्टिव है तो बहुत डिफिकल्टी से ही हम लोग निकाल सकते हैं। सो वेरियस ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले है और कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब पहले इम्प्यूरिटीज को जितना हो सके हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन करना। सबसे पहले मेथड क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या होता है, या मान लो, और पहले ये सिर्फ ये चीज सीख लो कि ये ऑक्साइड ओर्स में ज्यादा यूज होता है, ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। जितना भी ओर्स का ऑक्साइड फॉर्म में रहता है वहां से हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग में। क्या होता है, यहाँ पे जो ओर होता है उसको एक वाटर के स्ट्रीम में इसको धोया जाता है, ठीक है, वाटर के स्ट्रीम में धोया जाता है। सो ऊपर में, सो जितना भी इम्प्यूरिटीज जितना भी लगते रहेगा उसमें, जितना भी धूल मिट्टी लग के रहेगा वो सब निकल जाता है, ठीक है, और जो हेवियर ओर है वो नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस।
ठीक है, ये नॉर्मली जनरली यूज होता है सल्फाइड ओर्स के मामले में, सल्फाइड ओर्स के मामले। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, एक टैंक में इस ओर्स को डाला जाता है जिसमें वाटर और पाइन ऑयल, ठीक है, वाटर एंड पाइन ऑयल का एक मिक्सचर रहता है, वाटर प्लस पाइन ऑयल का एक मिक्सचर रहता है, ठीक है। फिर उसमें कॉम्प्रेस्ड एयर ब्लो किया जाता है, ठीक है। जैसे ही कॉम्प्रेस्ड एयर ब्लो किया जाता है तो वो फ्रॉथ बन जाता है। फ्रॉथ मतलब तुम लोगों ने समझा था थोड़ी देर पहले ही, फ्रॉथ बन जाता है, जितना भी इम्प्यूरिटीज है वो फ्रॉथ बना लेगा। सो ये जो फ्रॉथ है वो ऊपर रह जाएगा, सॉरी, ये जो फ्रॉथ मतलब ये जो ओर है वो फ्रॉथ बना लेगा। अभी फ्रॉथ को हम लोग ऊपर से सेपरेट आउट कर देंगे और जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, उसको हम लोग नीचे से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऊपर से फ्रॉथ को सेटल डाउन करने के बाद नीचे से सब चीज बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जो सल्फाइड ओर्स है वो फ्रॉथ बन गए। फिर नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये किसके लिए यूज होता है, अगर इम्प्यूरिटी जो है, इम्प्यूरिटी अगर मैग्नेटिक होता है, इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक है, तब हम लोग डायरेक्टली मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में, ऊपर से एक मैग्नेट को हम लोग ऊपर से रख देंगे और के ऊपर से, फिर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेट्स जो है वो इम्प्यूरिटीज को पुल अप कर लेगा, फिर मैग्नेट से वो इम्प्यूरिटी सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि याद रखो, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये एग्जांपल है तुम लोगों के सिलेबस में। उल्फ्रेमाइट, उल्फ्रेमाइट जो है ये मैग्नेटिक है, इसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं कैसेटाइट से, एस्टेराइट से, SnO2 होता है, इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। दिस इज नॉन मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, इस मेथड से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज लीचिंग, यही लास्ट टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग, इसमें केमिकल मेथड्स यूज होता है। लीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल मेथड्स, ठीक है। केमिकल मेथड्स मतलब केमिकल रिएजेंट से यूज होता है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है वो लीचिंग की मदद से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम भी ऑब्टेन होता है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ AU AG एंड AL, ठीक है। याद रहना, ए से जितना भी है वो सब हम लोग लीचिंग के तौर से हम लोग निकाल सकते हैं, केमिकल मेथड से। केमिकल रिएजेंट्स डालते हैं तो क्या हो जाता है, जो इम्प्यूरिटीज है वो केमिकल रिएजेंट्स के साथ डिजोल्व होके बाहर निकल जाता है। एंड AU AG AL ये सब केमिकल रिएजेंट्स के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो नॉर्मली रह जाता है, इम्प्यूरिटीज जो है वो रिएक्ट करके निकल जाता है, ठीक है। समझ आ गई, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, बहुत सारा स्टेप है, ये तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, मतलब इसको इम्प्यूरिटीज को निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज ओर को मेटल ऑक्साइड बनाना। ओर को मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए दो टेक्निक्स होता है, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में याद रखना, दिस इज डन इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब या फिर बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस कैल्सिनेशन इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। अच्छा, कौन सा ओर्स इसमें यूज होता है, सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स को हम लोग इसमें करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर में कौन सा होता है, कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मान लो मेरे पास ZnS है, जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड को मैंने एक्सेस ऑक्सीजन में अगर मैं उसको हीट अप करता हूँ, दोनों ही मेथड है हीट अप करने का ही। सो क्या हो जाता है, 2ZnO बन जाता है, मतलब मेटल ऑक्साइड बन गया, एंड 2SO2 बन जाता है जो कि वेपर के तौर पे बाहर निकल जाएगा। अगर मेरे पास कार्बोनेट और है, सपोज मान लो मेरे पास ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट, इसको अगर मैं एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करूँ तब बन जाएगा ZnO प्लस CO2 जो कि बाहर निकल जाएगा एज वेपर। सो ओर को हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड तक बना दिया, अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड ही रहेगा, अगर ऑक्साइड नहीं है तो हम लोगों ने फोर्सफुली उसको मेटल ऑक्साइड बनाया, आइदर बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन। फिर क्या करेंगे, फिर उसको रिडक्शन कर दो, रिडक्शन ऑफ मेटल्स। सपोज मेरे पास वो जो ZnO मिला था ना, दोनों ही टेक्निक से ZnO मिला था ना, आ गया, सॉरी, ZnO मिला था दोनों ही टेक्निक से। इस ZnO को मैंने क्या कर दिया, कार्बन के साथ हीट कर दिया, ठीक है। कार्बन के साथ हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया कार्बन के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा सॉलिड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम लोग छोड़ते, वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल गैस होता है, लेकिन हम लोग छोड़ सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ मेटल्स हो सकता है विथ कार्बन, ठीक है, कर देंगे। फिर उसके बाद रिफाइनिंग हो जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अभी जो मेरे पास जिंक मिल गया, ये जिंक को और भी अच्छी तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। ये जो मतलब मिलता है वो वेरी प्योर नहीं होता है, उसमें से ज़्यादातर इम्प्यूरिटीज रिमूव हो चुका है,
लेकिन फिर भी हम लोग उसको और भी प्योर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो इन अ वेरी स्मॉल स्केल जितना भी इम्प्योरिटीज है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से और भी रिमूव हो जाएगा। सो और भी प्योर जिंक हम लोगों के पास मिल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चल, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलॉयज के बारे में। एलॉयज के बारे में हम लोगों ने एक चीज सीख ही लिया है, एलॉयज आर नथिंग बट होमोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, सो कुछ एलॉयज जो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने टेबल बना के रखा है, एलॉयज है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, किस एलिमेंट से बना हुआ है एलॉय है और कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेक्चर स्लाइड्स का सब सब स्लाइड्स मिल जाएगा एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रास के बारे में। तो ब्रास किससे बना होता है? कॉपर एंड जिंक से बना होता है। किस चीज में यूज होता है? स्क्रू वायर्स में, यूटेंसिल्स में, मशीन के पार्ट्स में, ऑर्नामेंट्स में या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। फिर आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टिन से। ये कॉइन्स में यूज होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, मेडल्स में यूज होता है। मैंने मेटल्स लिख दिया, मेडल्स में यूज होता है। ठीक है, जो जैसे कि ओलंपिक में देता है ना ब्रॉन्ज थर्ड पोजीशन के लिए। जर्मन सिल्वर किस में यूज होता है? जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर, जिंक और निकल से। ये सिल्वर वेयर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। स्टर्लिंग सिल्वर किससे बना होता है? कॉपर एंड सिल्वर से। ये ज्वेलरी में यूज होता है, सिल्वर में यूज होता है। जब लोग आप लोग भी अगर सिल्वर खरीदने जाएंगे तो अगर सिल्वर 925 होता है तो वो स्टर्लिंग सिल्वर ही होता है। स्टील किससे बना होता है? आयरन एंड कार्बन से बना होता है। स्टील किसके लिए यूज होता है? रेलवे लाइंस के लिए, शिप्स में, ब्रिजेस में, मशीन्स में, बहुत सारी चीजों में कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज होता है स्टील। फिर स्टेनलेस स्टील भी होता है। स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड कार्बन से। कटलरी में यूज होता है, हम लोग का चम्मच वम्मच में यूज होता है। कुकिंग यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है, स्कैल्पेल वेल्पेल वगैरह, वो सब भी स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ होता है। नाइफ वगैरह भी स्टेनलेस स्टील का ही होता है। फिर ड्यूरेलामीन, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज का बना होता है। ये एयरक्राफ्ट पार्ट्स या स्पेस सैटेलाइट में यूज होता है। फिर और एक आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये भी एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का, ये एरोप्लेन पार्ट्स में यूज होता है। एलनिको यूज बनता है एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन से। AlNiCO, एलनिको, एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट से, एंड थोड़ा सा आयरन भी रहता है। ये मैग्नेट्स में बनाने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा जो मैग्नेट्स होता है उसको बनाने के लिए यूज होता है। सोल्डर, जो जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, जॉइंट्स को मतलब एक साथ जोड़ते हैं, लीड एंड टीन का बना होता है, सोल्डरिंग जॉइंट्स में यूज होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर वो जो ज्यादा हीट बनता है, जब भी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। ठीक है, निकेल, आयरन, क्रोमियम एंड मैंगनीज से बना होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है। और एक होता है एमलगम। ये एमलगम एक्चुअली बहुत चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एमलगम नॉर्मली हम लोग मर्क्यूरी का ही यूज़ कर सकते हैं। तो मर्क्यूरी, सिल्वर, टीन एंड जिंक का होता है ये एमलगम। ये टूथ का फिलिंग में यूज़ होता है एमल। ठीक है, सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट एलॉयज जो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों के सिलेबस में है। चलो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेंगे। एटम में जनरली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहता है, आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने एक टेबल भी बना के रखा है। उसको जानने से पहले देख लेंगे। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो रहता है वो न्यूक्लियस में रहता है, मिडिल में रहता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास में रिवॉल्व करता रहता है एक क्लोज्ड ऑर्बिट में। ठीक है, जो कि एक्चुअली में करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में हायर स्टडीज किया है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग यही जान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, मास कितना रहता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज रहता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास जो होता है दैट इज जो हाइड्रोजन का मास होता है उसका 1/150 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ने डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने 1919 में। इसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसका ही पॉजिटिव वैल्यू +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है प्रोटॉन का। सो इसलिए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, दोनों का चार्ज भी इक्वल होता है। सो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का वैसे चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 में। जितना प्रोटॉन का है अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है, 1.673 होता है प्रोटॉन का, यहाँ पे 1.675 होता है।
न्यूट्रॉन का इंटू 10⁻⁻27 kg, थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा हेवियर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एटम के बारे में और जानेंगे। पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इन 1913 इट वाज गिवन बाय मोस्टली। ठीक है, मोस्टली नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको दिया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना प्रोटॉन्स रहता है एक एटम में उतना ही होता है उसका एटॉमिक नंबर। एक आइसोलेटेड एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेड, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के समय। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के समान भी होता है, सो हम लोग डायरेक्टली जेड को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन मोर करेक्ट डेफिनेशन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखना। मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, फिर मास नंबर को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो इसको इसके बदले में हम लोग जेड डाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर एन लेंगे तो जेड प्लस एन इज अवर मास नंबर। ठीक है, एटम को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं जेड ए एक्स से, मतलब ए उसका एटॉमिक सिंबल, जेड उसका एटॉमिक नंबर और पावर में मतलब पर सिर के ऊपर उसका मास नंबर एक्स। ठीक है, मास नंबर को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी 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 हाँ, चलो इसको मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सो एक्चुअली ये हो जाएगा जेड एक्स ए। ठीक है, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो रिप्रेजेंटेड बाय ए मैंने लिखा भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ा सा गलती कर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं मान लूँ कि सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, इसको थोड़ा डिफिकल्ट एलिमेंट लेते हैं। सपोज मेरे पास है कार्बन, कार्बन का सिंबल है सी। ठीक है, कार्बन का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 6 एंड कार्बन का मास नंबर इज 12। सो 6 कार्बन 12 मास नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का तो ईजी है, हाइड्रोजन का आप लोग ट्राई करना हाइड्रोजन का लिखने के लिए। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वेरी करेक्ट वे। इससे हम लोगों को एटम्स के बारे में हर चीज पता चल जाएगा। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज भी होता है, जैसे कि आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स में वो एलिमेंट्स है जिसका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटोप्स होता है। एक होता है 1, मतलब हाइड्रोजन तीनों का ही 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन मास नंबर चेंज हो जाएगा। एक का होगा 1, एक का होगा 2, एक का होगा 3। इसको हम लोगों ने नाम दिया है प्रोटियम, इसका हो गया ड्यूट्रियम, इसका हो गया ट्रीटियम। सो 3 आइसोटोप्स हो गया, तीनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे कार्बन का भी होता है C14 एंड C12, एक का होता है 12, एक का होता है 40। ठीक है, आइसोबर्स, आइसोबर्स क्या होता है, दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आर्गन, आर्गन का मास नंबर इज 40 एंड एटॉमिक नंबर इज 18। कैल्शियम का मास नंबर इज 40 एंड एटॉमिक नंबर इज 20। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज है लेकिन मास नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, ओह सॉरी, नेक्स्ट हम लोग आइसोटोन्स होगा, यहाँ पे मैंने देना भूल गया। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। कैसे, जैसे 6 कार्बन 13 यहाँ पे कार्बन का एंड 7 नाइट्रोजन 14, दोनों का अगर हम लोग माइनस कर देंगे, 13 से 6 माइनस कर देंगे तो भी 7 आएगा। इसको अगर 14 से 7 माइनस कर देंगे तो भी 7 आएगा। मतलब मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि A इज इक्वल टू जेड प्लस एन है ना। सो अगर A से मैंने Z को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है दोनों का 7 लेकिन यहाँ पे देखो ना एटॉमिक नंबर सेम है ना ही मास नंबर सेम है। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। समझ आ गया, चलो नेक्स्ट आ गया बोर ब्यूरी स्कीम। अब भाई बोर ब्यूरी स्कीम को समझने से पहले थोड़ा सा अभी हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझें। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को समझें। नॉर्मली एटम में क्या रहता है, जैसे कि हम लोग को पता है जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के आसपास कुछ डिफिनिट फिक्स शेप रहता है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में जाएगा, कौन से ऑर्बिट में फिलअप होगा, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स और शेल्स। अभी ये फिलअप कैसे होगा, इसको मतलब डिक्टेट करने के लिए एक स्कीम दिया था बोर एंड ब्यूरी, दो अलग अलग साइंटिस्ट था। उन्होंने प्रपोज किया था कुछ रूल्स टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। दिस आर एज फॉलोस इन 1921, याद रखना। ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसका n वैल्यू हो गया 1, इसका n वैल्यू हो गया 2, इसका n वैल्यू हो गया 3। सो फर्स्ट शेल में अगर मैंने 2n² अप्लाई कर दूं, सो 2 इंटू 1² इज 2। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकता है। सेकेंड शेल में कितना, 2 इंटू 2² यानी 4, मतलब 4 इंटू 2 8। थर्ड में 2 इंटू 3² मतलब 3² इज 9, 9 टू ज़ा 18 एंड सो ऑन। 4² में 16 टू ज़ा 32, ऐसा करके हम लोग उसको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुड बी 8। सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा, उसमें 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते। चाहे वो सेकेंड क्यों ना हो, उसमें तो 8 ही होगा। चाहे वो थर्ड क्यों ना हो, उसमें 18 हो सकता है, लेकिन वो भी अगर फिलअप करना है तो उसमें 8 ही डालेंगे। अगर उससे ज्यादा कोई एक ऑर्बिट आ गया, सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट है, तब हम लोग उसमें 18 डाल सकते हैं। लेकिन अगर मतलब यही लास्ट ऑर्बिट है तो उसमें हम लोग सिर्फ 8 ही डाल सकते हैं। उसमें सिर्फ हम लोग 8 ही डाल सकते हैं और पेनल्टीमेट में सिर्फ मैक्सिमम 18 ही डाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर आउटर ऑर्बिट में डालना ही है तो सबसे पहले हम लोग 2 डालेंगे। इसके पहले ऑर्बिट में 9 डालेंगे। ठीक है, जब तक कि ना 2n² मतलब ये फिलअप नहीं हो जाएगा था, तब हम लोग उसमें 8 डाल के उसको खत्म कर देंगे। ऐसा ही बोला है। नेक्स्ट है कि आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही हो जाएगा फिर न्यू ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोग आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, 2n², जो फिगर्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, ये सब फिगर्स याद रखना। पेनल्टीमेट ऑर्बिट में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 80। ठीक है, सो इस सेकेंड थर्ड लाइन का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सो ये जो 3 फिगर है, जो नाम है, जो ईयर है, ये सब चीज़ें से फैक्चुअल एमसीक्यूज आ सकता है, उससे कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इससे भी थोड़ा-सा एडवांस लेवल का एक चीज़ आ जाता है। मतलब इसका भी एक सेकंड वर्ज़न आ जाता है, इसका एक बेटर वर्ज़न आ जाता है, जो बोलता है कि जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स भी डिवाइडेड है। मतलब ऑर्बिट से भी छोटा एक चीज़ होता है, जिसका नाम होता है ऑर्बिटल्स। अभी ऑर्बिटल्स बहुत सारा होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, जी होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बहुत सारा ऑर्बिटल्स होता है। भी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में आप लोगों को जानना है। जैसे कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, वो गोल होता है। पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप का होता है, ऐसा कुछ डंबल शेप का। डी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप का, डबल डंबल शेप का होता है, बहुत दोनों डंबल शेप का होता है, 2 डंबल शेप का होता है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग नहीं देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा ऐसा करके ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द शेप्स जो आप लोगों को याद रखना है। हाँ, बोर ब्यूटी स्कीम के बाद ये सब शेप्स के बारे में भी थोड़ा-सा हम लोगों को नॉलेज आ गया था। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे क्योंकि वो क्लास 12 के लेवल के आ जाता है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। लेकिन अभी के लिए ये सब चीज़ें जिससे कॉमन क्वेश्चंस आ सकता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट, अभी जब ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट आ ही गया है, तब जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होगा तो वो कुछ और रूल्स के साथ फिलअप होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने 3 रूल्स को हम लोगों को पढ़ना है। एक हो गया ऑब्बा प्रिंसिपल, एक हो गया पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक हो गया हुन्स रूल। ठीक है, तीनों के रूल्स को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ऑब्बा प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होगा वो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ फिलअप होगा। मतलब जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा है उसके उस पे बाद में जाएगा। सो मैंने क्या बोला था, एस पी डी एफ था हम लोगों का ऑर्बिटल्स, और एक एक ऑर्बिटल, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स रहता है, जो कि मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लेकिन आप समझने के लिए अभी समझ लीजिए कि ऑर्बिटल्स के अंदर ऑर्बिटल्स रहता है। सो हर एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स रह सकता है। जैसे 1 में एस रह सकता है, 2 में एस और पी दोनों रह सकते हैं। ठीक है, 3 में एस पी डी 3 रह सकता है। ऐसे करके हम लोग जो ऑर्बिटल्स है उसको हम लोग सजा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, जिसमें पहले सबसे पहले आएगा 1s, फिर उसके बाद आएगा 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, ऐसे करके सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को 3D तक पढ़ने की ही ज़रूरत है। 3D तक ही क्वेश्चंस आने से भी आ सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से उतना भी ज़्यादा नहीं आने का चांसेस ही है, अगर आता है तो आ सकता है।
नेक्स्ट पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बनना है? पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बोलते हैं कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, ऑपोजिट स्पिन का रह सकता है, लेकिन एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2, मतलब सपोज मान लीजिए मैंने 1s के बारे में बोला, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकता है, 2s में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हुन्स रूल में क्या बोलता है कि एक सबशेल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी टेक प्लेस होगा जब एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हो। एक सबशेल में तभी ऑक्युपाई होगा जब ये सिंगली ऑक्युपाइड हो सकता है। इसका मतलब है जैसे कि मतलब इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि एस होता है ना, जो एस ऑर्बिटल होता है वो एक ही सबशेल होता है उसके अंदर। पी जो ऑर्बिटल है उसमें 3 सबशेल्स होता है। डी में ऐसे करके 5 रूम्स जैसा रहता है, ठीक है। एफ में 14 रूम्स रहता है, ठीक है। 14 रूम, सॉरी 7 रूम्स रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 रूम्स रहता है। सो हर एक रूम फिलअप तभी होगा जब सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा। मतलब मान लो एस में तो एक ही है, तो एक फिलअप हो गया तो दूसरा भी फिलअप कर सकते हैं। पी में तो एक है, सपोज पी में फर्स्ट 3 है, तो फर्स्ट रूम में अगर एक दे दिया, सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन आएगा क्या वो इस रूम में जाएगा? नहीं, इस रूम में नहीं जाएगा, ये दूसरे रूम में जाएगा, फिर थर्ड दूसरे रूम में जाएगा, फिर जब जैसे ही एक एक करके फिलअप हो गया फिर पेयरिंग अप स्टार्ट हो गए। सो ये बोलता है हुन्स रूल, एंड सो ऑन। टी एन एफ का भी ऐसे ही होता है। जब तक एक रूम फिलअप नहीं हो जाता, मतलब एक रूम का एक एक फिलअप नहीं हो जाता, तब तक डबल डबल फिलअप नहीं होना स्टार्ट होगा, ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स, दीज आर ऑल द प्रिंसिपल, दीज आर ऑल द रूल्स जो कि डिक्टेट करता है कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएगा केमिकल रिएक्शन। अभी ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, कितना टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे 2 चीजें कंबाइन होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास है CaO एंड मैंने दे दिया H2O, ठीक है। दिस इज क्विक, दिस इज वाटर, ये क्या बन जाता है? CaOH2 बन जाता है, CaOH2 बन जाता है एंड हीट देता है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 चीज मिलके एक चीज बन रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको उल्टा होता है। सपोज मेरे पास है CaOH2, ठीक है। इसको अगर मैं हीट दे देता हूँ तो ये CaOLH2O में बदल जाएगा। मतलब एक चीज से 2 जो कॉन्स्टिट्यूएंट चीज है उसमें तोड़ने को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक ज्यादा रिएक्टिव जो स्पीशीज है एक कम रिएक्टिव स्पीशीज को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद उसका सॉल्ट बना देगा। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तब MgCl2 बनता है। मैग्नीशियम ने H को रिप्लेस कर दिया एंड H2 गैस बन जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज किया था अपने। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है, 2 चीज रहता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि FeS है प्लस मैंने सपोज दे दिया 2HCl, क्या बन गया? Fe क्या कर लेगा? Cl को ले लेगा, सो FeCl2 बन गया एंड H के पास क्या बचा रहेगा? S बचा रहेगा, तो बन जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज हो जाता है, Fa यहाँ पे चला जाता है, H यहाँ पे चला जाता है। सो दिस इज एन एक्सचेंज टाइप का रिएक्शन हो जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको थोड़ा सा समझना है। रेडॉक्स मतलब 2 चीज होता है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। अभी रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में याद रखना ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इधर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। दिस इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही चीज एक साथ होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग समझ जाओ। CuO प्लस H2 अगर मैं कर लूँ तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा हीट देने से Cu बन जाएगा कॉपर एंड H2O बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? CuO ऑक्सीजन से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रह रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहीं रह रहा है, मतलब क्या हो गया? इसमें रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहीं रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। एंड हाइड्रोजन से यहाँ पे H2O बन गया, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एक में ऑक्सीजन माइनस हो गया, मतलब रिमूव हो, ठीक है। समझ आ गया? दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो यहाँ तक हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ तक खत्म हो जाता है। अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे कुछ क्वेश्चंस करने में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये,
ये सीटेट में 2016 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन कैंडल बर्न्स क्या क्या होता है, ठीक है। व्हेन कैंडल बर्न्स क्या क्या होता है, देखो क्या क्या एग्जाम मतलब क्या क्या चीजें दिया है। इट्स साइज डिक्रीज होता है, इट्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्लेम एंड सूट कैन बी सीन, मेल्टिंग वैक्स ऑल्सो सॉलिडिफाइज, ठीक है। सो इसमें क्या क्या चीजें होता है, ये सब चीजें तो हो गया। अभी डायरेक्टली हम लोग ने क्या क्या चीजें होता है, सभी चीजें होता है। तो इसमें से एग्जाम्पल में क्या मतलब आंसर में क्या दिया है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में दिया है। क्या बोला है, ओनली वन इज अ फिजिकल चेंज। क्या वन ही सिर्फ फिजिकल चेंज है, साइज डिक्रीज होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी तो फिजिकल चेंज ही हो गया, सिर्फ वन इज अ फिजिकल चेंज ये तो नहीं होगा। फिर ओनली थ्री इज ए केमिकल चेंज, फ्लेम एंड सूट कैन बी सीन, हाँ ये तो केमिकल चेंज हो गया। मेल्टेड वैक्स ऑल्सो, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है, ये केमिकल है, ये फिजिकल है। सो ओनली थ्री इज केमिकल चेंज, अदर फिजिकल चेंज। हाँ, टू इज करेक्ट, ठीक। ये इसका आंसर होगा टू, क्योंकि सिर्फ थ्री ही केमिकल चेंज होगा, बाकी सब फिजिकल चेंजेस ही है। 1 and 2 फिजिकल चेंजेस, 3 and 4 नहीं, 4 तो फिर से फिजिकल चेंज ही हो गया। ये सॉलिडिफाइज मतलब वो सूख जाना, सॉलिड हो जाना, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। स्टेट ही चेंज हो रहा है, केमिकल कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, which one of the following takes place when water transforms from liquid to gaseous phase, ठीक है। वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज, ठीक है। लिक्विड से गैस अगर बन गया तब क्या क्या चीजें हो सकता है, ये सितंबर 2015 का सीटेट का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज, हाँ ये तो होगा ही। कलर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज नहीं होगा, साइज ऑफ द पार्टिकल्स चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसलिए थोड़ा सा मतलब ये अलग अलग कुछ, सपोज इतना डिस्टेंस में था, अभी इतना डिस्टेंस में आ गया, सो इसलिए वो गैस बन गया। सो लिक्विड से गैस होने में सिर्फ डिस्टेंस ही चेंज हो जाता, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट ही चेंज हो। नेक्स्ट, स्टूडेंट बर्न्स मैग्नीशियम ribbon in air and dissolves the ash of the ribbon left after burning in distilled water, ठीक है। on pouring one drop each of the solution, first in blue litmus and then in red litmus, you would observe मैग्नीशियम रिबन को एयर में बंद कर दिया, मतलब ऑक्साइड बन गया। अभी मेटल्स का ऑक्साइड जो है, मेटल्स का ऑक्साइड क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, याद है ना। मेटल्स का ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है। सो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, नहीं ब्लू लिटमस तो ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। दिस इज बेसिक का एग्जांपल है ना। सो बेसिक ऑक्साइड जब बन जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ये तो नहीं होगा। ब्लू लिटमस टर्न्स कलरलेस, नहीं होगा। ब्लू लिटमस तो ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये भी सीटेड February 2016 का है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हम लोगों को पता ही है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एल्कालाइन इन नेचर एंड सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक, ठीक है। सितंबर 2014 का क्वेश्चन, व्हेन ए कॉपर प्लेट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग देन इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, दिस ग्रीन मिक्सचर इज, ये एक कोरोजन का एग्जांपल, कोरोजन का एग्जांपल। कोरोजन में क्या होता है, ऑक्साइड ही फॉर्म होता है, ठीक है। कोरोजन में जब ऑक्साइड फॉर्म होगा, याद रखना यहाँ पे ये चीज फॉर्म होगा। यहाँ पे ऑक्साइड का एग्जांपल नहीं है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। सो दीज आर एग्जांपल्स, कॉपर सल्फेट नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा, ठीक है। कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल, ठीक है। ऑक्साइड ऑक्सीडेशन ही होता है, सो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है यार। नेक्स्ट, among which of the following alloy does not have copper as a constituent element, अभी जो एलॉयज हम लोगों ने देखा था, वहां से हम लोगों को सीखना है कि कौन सा में कौन से एलॉयज में नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए, ठीक है, चलो। जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जर्मन सिल्वर में कॉपर है। मैग्नीशियम में कॉपर है, मैग्नीशियम में कॉपर नहीं है। एल्निको में भी कॉपर नहीं है, ब्रास में कॉपर है। सो 2 and 3 में कॉपर नहीं है। सो 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर, 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, नेहा बाई चांस मिक्स्ड एसीटोन एंड अल्कोहल, द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, एसीटोन एंड अल्कोहल, ठीक है। ये चीज हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स में नहीं था, इसीलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा है, लाइक देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिस्टिलेशन दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होगा। याद रखना, डिस्टिलेशन में जो दो चीज होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम है, जैसे कि एसीटोन एंड अल्कोहल में 25 डिग्री से कम है,
तब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डिस्टिलेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज होता है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को दिया था, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में नहीं था। सो यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक ऐसा टैंक जैसा होता है एंड डिफरेंट, यहाँ से मतलब बर्न होता है, यहाँ से मतलब वेपराइज होता है, एंड डिफरेंट लेवल्स होता है जिसमें वो ठंडा होता है। डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोगों को मिलता है, लोगों को मिल जाता है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलता है। तो अगर हम लोग दोनों को मिक्सचर को बर्न कर देंगे, मतलब वेपराइज कर देंगे, तब एसीटोन एंड अल्कोहल डिफरेंट लेवल्स में ठंडा हो जाएगा एंड उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। नॉर्मल जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उससे दोनों का वेपर एक साथ ही, मतलब ये हो जाएगा, एंड दोनों का एक साथ ही ठंडा हो जाएगा, तो मिक्सचर को हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर पाए, ठीक है। सो इसमें एक स्पेशल तरह का फ्रैक्शनल, मतलब एक स्पेशल तरह का डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है, जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यही तक हम लोगों का चैप्टर था। बहुत ही लंबा वीडियो है, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा गया है, लेकिन वेरी 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 मच थैंक यू फॉर एवरीवन टू ज्वाइनिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड उसी के साथ दो और चीज़ें प्लीज़, एक तो है कमेंट कर देना, कमेंट कर देना अगर समझ आया है ये चैप्टर, ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, तो भी कमेंट कर देना। अगर आपको समझ नहीं आया या फिर बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी कमेंट करके हम लोगों को बता लो। और आपके यूट्यूब चैनल में अगर आपने हाइप वाला बटन आ गया है, सो हाइप करके इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उनका भी मदद हो सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, इसका लेक्चर स्लाइड्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और यहाँ का लेक्चर स्लाइड्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर का, जहाँ पे पीवाईक्यूज भी रहेगा और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम का प्रिपेयर कर लीजिए। हम मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।